नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। शुरुआत गीत से। जी, बात तो सिल्वर स्क्रीन की निकली, लेकिन किसे पता था जिक्र सिल्वर स्क्रीन का होगा तो सिल्वर स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा और लगेगा इस देश के भीतर पॉलिटिकल स्क्रीन कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है। तो आज शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल स्क्रीन के जरिए जरा सिल्वर स्क्रीन को समझने की भी, और जिस तरह की राजनीतिक देशभक्ति देश में आ रही है उसमें जरा इस मिजाज को देखने के भी कि पॉलिटिकल स्क्रीन का मतलब होता क्या है। राजनीति का यह हंगामा दरअसल नया भी नहीं है। याद कीजिए, मराठी मानुष की थ्योरी तले एमएनएस ने एक वक्त अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर लिया था। हिंदुत्व के राग तले शाहरुख खान को भी निशाने पर लिया गया। लेकिन राजनीति साधने या राजनीतिक तौर पर लोकप्रिय होने की सियासत कोई नई नहीं है, लेकिन पहली बार बॉलीवुड को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पाठ राजनीतिक सत्ता ने पढ़ाना शुरू किया, जो नया था। She feels scared to open the newspapers every day. You feel depressed, you feel low. It was an arrogant statement. अगर उन्हें भारत अच्छा नहीं लगता तो फिर उन्हें इराक अच्छा लगता है क्या? यानी झटके में सत्ता के रुख ने विरोध के उन राजनीतिक आधारों को ही मजबूती दे दी जो आधार सत्ता साधने के लिए, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए बॉलीवुड विरोध को हथियार बनाते। यानी एक वक्त आमिर खान की अभिव्यक्ति पर राजनीतिक देशभक्ति भारी हुई तो उनकी फिल्म दंगल के रिलीज होने को लेकर सवाल उठे। We will not allow any movie to be released which has Pakistani artist. तो मुश्किल ये धमकी नहीं है, मुश्किल तो यह है कि अंधेरे गली में जाती राजनीतिक देशभक्ति धीरे धीरे हर संवैधानिक संस्थान को ही खत्म कर देगी और देश में कानून के राज की जगह राजनीतिक राज ही देशभक्ति के नाम पर अंधेर गर्दी कहीं ज्यादा मचाएगी। ऐसा क्यों, अगली रिपोर्ट में दिखलाते हैं। और अगली रिपोर्ट का मतलब यह है कि दरअसल दिल्ली और मुंबई में जो हंगामा नजर आता है राजनीतिक देशभक्ति के जरिए, क्या सरहद पर उस तरह के हालात को लेकर सरकार का ठप्पा लगा है, या सरकार ने खुद माना है कि हां, पाकिस्तान अगर आतंक की जननी है तो अब संबंध तोड़ने चाहिए। स्थितियां है क्या, आज जरा तथ्यों के साथ देखिए। तो आइए जरा सच देख ले, समझ ले। वाघा बॉर्डर पर अटारी के रास्ते, उरी में अमन सेतु के रास्ते, पुंछ रावलकोट के चकंदाबाग के रास्ते बीते 100 दिनों में 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रक भारत की सीमा में घुसे। इसी दौर में समझौता एक्सप्रेस से 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी बकायदा वीजा लेकर भारत आए और सदाए सरहद यानी दिल्ली लाहौर के बीच चलने वाली बस से 200 से ज्यादा पाकिस्तानी इन्हीं 100 दिनों में भारत आए, जब से आतंकी बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद घाटी थमसी गई। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से माहौल बन गए, सर्जिकल अटैक हुआ, सेना के हेडक्वार्टर पर हमले हुआ, सब कुछ इसी दौर में। इतना ही नहीं, 21 दिन पहले 28-29 सितंबर की जिस रात सर्जिकल अटैक हुआ और सेना की तरफ से बकायदा ये कहा गया कि उरी हमले का बदला ले लिया गया है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। तो दिल्ली में जिस वक्त ये जानकारी दी जा रही थी, उस वक्त उरी में ही अमन सेतु से पाकिस्तान के 13 ट्रक भारत में घुस रहे थे। चक्कंदेबाग से 16 ट्रक भारत में घुसे। अटारी से पाकिस्तान के 170 ट्रक भारत में घुसे। और ऐसा भी नहीं कि भारत ने अपने ट्रकों को रोक लिया, बल्कि सर्जिकल अटैक के दिन ही भारत के भी 300 ट्रक पाकिस्तान पहुंचे। यानी सरकार का कोई रुख पाकिस्तान के खिलाफ देशभक्ति की उस हुंकार को लेकर नहीं उभरा जो मुंबई की सड़क पर अब नजर आ रहा है। जबकि 2500 ट्रकों के आने से लाभ पाकिस्तान के 303 रजिस्टर्ड व्यापारियों को हुआ। वीजा लेकर पहुंचे सैकड़ों पाकिस्तानियों ने भारत के अस्पतालों में इस दौर में इलाज कराया, कुछ करा भी रहे हैं। और इसी दौर में पाकिस्तान के गुजरावाला से 86 बरस के मोहम्मद हुसैन भी विभाजन में बटे अपने परिवार से मिलने 70 बरस बाद पहुंचे। और तो और 1947 के बाद पहली बार राजौरी में अपने बट चुके परिजनों से मिलने नाजिर हुसैन भी इसी दौर में पहुंचे। मैं बता रहा हूँ कि 70 साल के बाद आया हूँ जहाँ। तो अब मेरे ख्याल 28 दिन का ये पीरियड है। आज दूसरा दिन है। उस वक्त बहुत ज़मीन थी, कह रहे थे जितनी ये ले लो। हमें यही ख्वाहिश थी, मेरे जो बुजुर्ग थे ना पहले, वो यही ख्वाहिश करते थे कि हम तो वापस जाएंगे। जी हाँ, हम तो वापस जाएंगे।
हम तो वापस जाएंगे, उनकी रट यही लगी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तो तनाव बना है, लेकिन दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा के आर पार आवाजाही के साथ साथ व्यापार भी जारी है। हर हफ्ते पाकिस्तानी इलाके से करीब 25 से 50 लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं और यहाँ से भी उतनी ही तादाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी इलाकों में अपने रिश्तेदारों से मिलने को जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे भी रिश्ते हों, लेकिन कहीं न कहीं खून के ये रिश्ते न कभी कम हुए हैं और न ही कभी कम हो पाएंगे। यानी सरहद पर जिंदगी उसी रफ्तार से चल रही है जैसे सर्जिकल अटैक से पहले थी, या उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर हमले से पहले थी। और इससे इतर दिल्ली मुंबई की सड़कों से लेकर राजनेताओं की जुबान और टेलीविजन स्क्रीन पर देशभक्ति सिल्वर स्क्रीन से कहीं ज्यादा सिनेमाई हो चली है। और देशभक्ति का राग बॉलीवुड को डरा रहा है, बांट रहा है। लेकिन मुश्किल इतनी पर नहीं, घाटी में फिजा बदल रही है, घाटी की रंगत बदल रही है, घाटी में नई नई स्थितियां पैदा हो रही है। 103 दिनों से सहमी ठहरी घाटी के भीतर हो क्या रहा है और कौन से संकेत दे रहा है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। तो बीते 103 दिनों में घाटी की रंगत बदल गई। सरकारी हथियार लूटकर आने वाले नए आतंकी चेहरे खुलकर सामने आने लगे हैं। सरकार ने भी पत्थरबाजों पर दबिश शुरू कर दी है। 122 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पहली बार पाकिस्तानी झंडे के साथ लश्कर के झंडे की जगह चीन के झंडों ने ले ली है। और इस दौर का नायाब सच तो यही कि बीते 103 दिनों से सन्नाटे में सिमटे कश्मीर का पर्यावरण वाकई जन्नत सरीखा हो चला है। जो यहाँ के लोकल गाड़ियाँ थी, लोकल ट्रांसपोर्ट था, वो सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। 3 महीनों से 3.5 महीनों से यहाँ पे पूरा बंद पड़ा है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पूरा पोल्यूशन आजकल ये इस वक्त हम कह सकते हैं कि कश्मीर इस वक्त पोल्यूशन फ्री हो गया है। लेकिन ऐसा है कि पोल्यूशन डिक्रीज हो गया, लोगों को इससे राहत मिली। यहाँ पे इकोलॉजी के लिए बहुत बेहतर है ये सिस्टम। लेकिन जो अभी हालात यहाँ पे नामुसाइद हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से सारा इफेक्ट है। अदरवाइज अगर यहाँ पे हालात ठीक हो तो यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बढ़ सकता है। तो घाटी की खूबसूरती पूरे निखार पर है, क्योंकि पर्यटन बंद है, स्कूल कॉलेज दुकान बंद है, कश्मीरियों की आवाजाही बंद है। तो सन्नाटे का यही सुकून कि घाटी पॉल्यूशन फ्री है। लेकिन इस दौर में आतंक के ये नए चेहरे डराने वाले हैं, क्योंकि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में बंदूक है। और बाकायदा ऐलान कि जो सरकारी हथियार लूट कर आएगा उसके लिए आतंकी संगठन में जगह है। तो आतंक की इस लकीर में पहली बार चीन के झंडे की मौजूदगी आतंकवादी संगठनों की जगह एक नए देश के आतंक के साथ खड़े होने की खुली मुनादी भी है। यानी आने वाले वक्त में चीन जैश ए मोहम्मद या लश्कर के आतंकवादियों की पैरवी से कहीं आगे कश्मीर में दस्तक दे सकता है। तो भारत के लिए ये नई चुनौती होगी। हालांकि पहली बार सरकार भी इस दौर में सक्रिय हुई और 103 दिनों के बाद बीते 48 घंटों में श्रीनगर समेत 3 जिलों में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर 122 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन नया सवाल तो यही कि घाटी के बदलते रंग में अब ठंड की दस्तक शुरू होगी और इस दौर में आतंकी घटना अंजाम देना आतंकवादियों के लिए आसान होता है। हालात मुश्किल भरे हैं, पॉलिटिकल स्क्रीन लिखना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच ये स्थिति इसलिए भी आती है क्योंकि लगता यह है राजनीतिक सत्ता दरअसल इस दौर में सिस्टम को हड़प रही है, इंस्टीट्यूशंस खत्म किए जा रहे हैं। इस सवाल को क्यों सामने लाया जाता है, जरा आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझिए देश के भीतर के हालात हैं क्या। ये दो तस्वीरें कानून के राज और राजनीतिक सत्ता के राज का सच है। पहली तस्वीर बिलियनियर विक्रम चटवाल की है, जिन पर 2 कुत्तों को जलाने का आरोप लगा तो न्यूयॉर्क पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी तस्वीर भुवनेश्वर के अस्पताल की है, जहां 21 मरीज जलकर मर गए, लेकिन पुलिस के एफआईआर में निजी अस्पताल के किसी डायरेक्टर का नाम तक नहीं। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें 3 छोटे स्तर के कर्मचारी तो 1 सुपरिटेंडेंट है। तो लोकतंत्र का मिजाज होता क्या है? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते हैं, संविधान के तहत कानून का राज लगता है, राजनीति की कोई दखल नहीं होती, खासतौर से तब भी
जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और विक्रम चटवाल के पिता संत चटवाल की राजनीतिक ताकत सबसे मजबूत राजनेताओं में से एक है, लेकिन वहाँ कानून अपना काम करता है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का आलम यह है कि भुवनेश्वर अस्पताल में 21 मरीज जलकर मर गए, लेकिन गिरफ्तारी कर्मचारी की ही हुई। कोलकाता में 5 बरस पहले अस्पताल में आग लगने से 89 लोग मर गए थे, लेकिन हर डायरेक्टर को आज की तारीख में जमानत मिल चुकी है। यानी किसी भी अपराध में राजनीतिक सत्ता की ताकत कानून को कैसे घुमा देती है, यह महाराष्ट्र में एमएनएस के उत्तर भारतीयों पर हमले के बाद भी नजर आया। और मौजूदा वक्त में भी जिस तरीके से फिल्म रिलीज ना होने देंगे, लेकिन राज्य सरकार खामोश है, लेकिन कानून भी अपना काम नहीं कर रहा। तो सवाल कई हैं, और इन सब के बीच बड़ा सवाल तो यह है कि लोकतांत्रिक देश में 1022 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, बावजूद इसके मजे में वो सत्ता के मजे ले रहे हैं। जी, ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राजनीतिक मिजाज। साथ ही ये 2 तस्वीरें भी लोकतंत्र पर भारी है, जहां जयललिता की तस्वीर तले कैबिनेट की बैठक हो रही है और बेल्लारी के खेल में जेल गुजार चुके रेड्डी भाइयों के घर शादी है, तो कार्ड की जगह एलसीडी है। लोकतंत्र का मिजाज ये होना तो नहीं चाहिए था, जिसके पास ताकत है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास राजनीतिक कुर्सी है, कानून से बड़ा वो हो चला है। लेकिन मुश्किल इतनी बार नहीं है। मुश्किल तो यह है कि दरअसल इस लोकतंत्र के तहत राजनीतिक सत्ता चाहिए, तो फिर तमाम इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा किया जाए। आज हम आपको एक दिखलाते हैं तस्वीर, वह भी देश के गृह मंत्रालय के भीतर मीटिंग हो रही है यूपी चुनाव को लेकर। ये जस्ट फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल मुलाकात कह दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं थी इसमें। स्वाभाविक इंटरेक्शन होता रहता है, ये परंपरा है। यूपी कैडर के अधिकारी जो है वो आए, विभिन्न राज्यों के हैं, उनका परिचय जाना गया, उन्होंने परिचय प्राप्त किया। 2014 के आईएएस प्रोबेशनर्स हैं, हम सब यूपी से आने वाले मंत्री हैं, अपने अपने अनुभव उनके साथ साझा कर रहे हैं। उनको कुछ एडवाइसेस माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से मिली हैं। कहने के लिए तो एक ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा है कि आखिर ये मुलाकात क्यों हुई। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आखिर मोदी सरकार क्या सिखा पढ़ा करके इन प्रोबेशनर अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेज रही है। दिल्ली से कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। मुश्किल इतनी बार नहीं, इस पॉलिटिकल स्क्रीन में तो जो नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जिनका पाठ पढ़ा समाजवाद का, आज वो समाजवाद लगता है हाशिए पर है। लोहिया की तस्वीर लगाकर समाजवाद का राग जपने वाली समाजवादी पार्टी आज उसी मुहाने पर जा खड़ी हुई है, जहां खड़े होकर अक्सर लोहिया चिताते रहे कि राजनीति सत्ता में परिवारवाद होना नहीं चाहिए, चुनाव एक परिवार से एक व्यक्ति को ही लड़ना चाहिए। लेकिन समाजवाद का नारा लगाते लगाते मुलायम सिंह का कुनबा आज सत्ता के लिए इतना समाजवादी हो गया कि अब सत्ता का झगड़ा समाजवादी ताकत पाने पर आ टिका है। समाजवादी पार्टी के 25 बरस की जयंती यूपी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए गले की हड्डी बन गई है कि वो पार्टी तोड़ दें या फिर अपनी ताकत दिखाते हुए नई दिशा में बढ़ जाए। मैं आपका चैनल देखूंगा, देखें कौन सी न्यूज चल रही है। चलो, बहुत धन्यवाद आपका है, बहुत धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के लिए सत्ता, परिवार और पार्टी का ऐसा कॉकटेल हुआ है कि वह किस रास्ते सत्ता बरकरार रखें, किस रास्ते परिवार एकजुट रखें और किस रास्ते पार्टी टूटने ना दें, इस तिराहे पर जाकर खड़े हो गए हैं। तो पॉलिटिकल स्क्रीन का तो ये मिजाज देख लिया, लेकिन आइए दोबारा लिए चलते हैं आपको सिल्वर स्क्रीन की तरफ। चांद हर शहर में निकला, लेकिन एक चांद यह भी देखिए।